Hello everyone, welcome to Melvana app and today we are going to discuss about the laws of motion. देखो इससे पहले चैप्टर में आपने जो भी बातें की हैं, काइनेमेटिक्स में बात किया है, वेक्टर में बात किया, ये सब आपके बेसिक इंट्रोडक्टरी चैप्टर्स हैं जहाँ पे आप ये पढ़ते हो कि मोशन में चीज़ होती क्या है, मोशन एक्चुअल में होता क्या है और मोशन की वजह से जो चीज़ें आप प्रॉपर्टीज़ वगैरह पढ़ते हो, कुछ फिजिकल क्वांटिटीज़ पढ़ते हो, उनके बारे में पता किया। जैसे कि आपने पता किया कि जब कोई ऑब्जेक्ट मोशन कर रहा होता है तो डिस्टेंस क्या चीज़ होती है, डिस्प्लेसमेंट क्या चीज़ होती है, वेलोसिटी क्या होती है, स्पीड क्या होती है, एक्सेलरेशन क्या होता है, और इन सब का वेरिएशन आपने टाइम के साथ ऑब्जर्व किया था कि टाइम के साथ क्या फंक्शन किस तरह से वेरी कर रहा है, एक के वेरी करने पे दूसरी टर्म पे क्या इफेक्ट आता है। हमने ये सब चीज़ें आप इनकी देख चुके हो, लेकिन जो एक बात हमने वहाँ कभी नहीं की वो थी उसका रीज़न ऑफ द मोशन हो क्यों रहा है, किसकी वजह से हो रहा है, और मोशन में चेंज आ रहा है तो क्यों आ रहा है, और वही रीज़न हम यहाँ बात करेंगे। तो जो सबसे पहली टर्म अब यहाँ पढ़ोगे ना वो होगी फोर्स के बारे में, कि फोर्स ही एक वो रीज़न है जिसकी वजह से किसी ऑब्जेक्ट के मोशन में चेंजेस देखने को मिलते हैं। ठीक है, अब मोशन चेंज हो रहा है, मोशन किस तरह से चेंज हो रहा है, किस डायरेक्शन में चेंज हो रहा है, कितने अमाउंट में चेंज हो रहा है, ये सब डिसाइड होता है फोर्स की वजह से। और फोर्स क्या है, ये भी एक तरह की वेक्टर क्वांटिटी होगी। तो इसमें इसके मैग्नीट्यूड से लेकर इसकी डायरेक्शन तक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंस है इसकी। मतलब कि फोर्स की डायरेक्शन और उसकी मैग्नीट्यूड ही डिसाइड करती है कि ऑब्जेक्ट के मोशन में किस तरह का चेंज आप ऑब्जर्व करने वाले हो। ठीक है, तो ये हमारे फिलहाल आज का मेन मोटो रहेगा जहाँ पे आप फोर्स के बारे में बात करोगे और एक शॉर्ट आपको समरी दी जाएगी कि लॉज ऑफ मोशन में आप क्या क्या चीज़ों की बात करोगे। ठीक है, तो सबसे पहले बात करते हैं इसके एग्जाम के वेटेज के बारे में कि सर एग्जाम में इसका वेटेज क्या होता है। अगर बात करें वेटेज के बारे में तो प्रीवियस ईयर्स में इससे क्वेश्चन हर साल एक दो क्वेश्चन आते ही रहते हैं, प्लस इसके अलावा इस चैप्टर का बहुत ही एक्सेस यूज है आगे आने वाले जितने भी चैप्टर है सभी में। ठीक है, तो जितने भी चैप्टर पढ़ोगे वहाँ पे इसका बहुत एक्सेस में यूज है। अब बात करें प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन कितना था, इसमें से जेई में लास्ट ईयर 1 क्वेश्चन आया हुआ है, तो खुद से क्वेश्चन तो आ ही रहा है, प्लस आगे आने वाले चैप्टर में काफ़ी इंपॉर्टेंट भी है। ठीक है, तो बिना कोई टाइम वेस्ट किए बढ़ते हैं हमारी पार्ट पर जो हमें पढ़ना है। ठीक है, तो सबसे पहली बात हमने वही की है कि सर हम जो बात कर रहे हैं यहाँ पर वो मेन बात होगी फोर्स के बारे में, रीजन ऑफ द मोशन, कॉज ऑफ द मोशन, उसके बारे में बात करेंगे। तो फर्स्ट पॉइंट हमारा यही है, क्या दिया हुआ है, लॉज ऑफ मोशन आर रिलेटेड टू द फोर्स एक्टिंग ऑन एन ऑब्जेक्ट एंड इट्स मोशन, यही बात किया है। ठीक है सर, मोशन जो है ठीक है फोर्स की जैसे आया, फोर्स जो है ये हमें जो कॉन्सेप्ट था ये दिया था आइजैक न्यूटन ने इन 18th सेंचुरी, और बहुत बड़ी डिस्कवरी थी। ठीक है, बहुत बड़ी डिस्कवरी, मतलब समझो आप लाइफ में जो कुछ चीज़ें आप देखने वाले हो ना, आप बहुत सारी चीज़ें हो आप ऑब्जर्व करो डेली लाइफ में, बहुत ज़्यादा चीज़ें हैं और उनमें कहीं ना कहीं फोर्स इन्वॉल्व रहता ही है। आपके चलने से लेकर आपके बैठने तक, ज़मीन पर टिके रहने तक, गिरने तक, उड़ने तक, हर चीज़ में आपका फोर्स इन्वॉल्व है। अगर आप हवा में उड़ भी रहे हो तो भी फोर्स इन्वॉल्व है, चल रहे हो तो फोर्स इन्वॉल्व है, बस में बैठे हुए हो ब्रेक लगता है, आगे धक्का लगता है, फोर्स इन्वॉल्व है, स्पीड बढ़ती है, पीछे धक्का लगता है, फोर्स इन्वॉल्व है, बॉल आप ऊपर थ्रो कर रहे हो, बॉल अपने आप नीचे रही, फोर्स इन्वॉल्व है। तो फोर्स आपका कहीं ना कहीं हर जगह पर इन्वॉल्व है, बस अभी तक हम जानते नहीं कि यहाँ पे किस टाइप का फोर्स है, किस तरह से वो सिस्टम पे वर्क कर रहा है। तो वो सारी कहानी अब आप यहाँ देखने वाले हो। ठीक है, तो एक छोटा सा एग्जांपल देखते हैं कि सर फोर्स का मतलब क्या, किस तरह से हमारी लाइफ में इफेक्ट होता है। देखो, द पर्टिकुलर लॉज आर इंपॉर्टेंट बिकॉज दे आर इन्वॉल्व इन आवर डेली लाइफ, यही बात करेंगे। एग्जाम्पल देखो, अ पैसेंजर और ड्राइवर विल टेंड टू मूव फॉरवर्ड इन अ व्हीकल व्हेन ब्रेक्स आर अप्लाइड। देखो क्या होता है, आप सभी ने कभी ना कभी कार में, बाइक में, बस में ट्रेवल किया होगा। ठीक, जब कभी उन व्हीकल्स की स्पीड बढ़ती है तो क्या होता है, हम ऐसे बैठे हुए, स्पीड बढ़ेगी तो क्या होता है, हमें सडनली पीछे तरफ धक्का लगता है, ऐसा लगता है पीछे तरफ आपको धक्का लगता है, ये भी रीज़न है मोशन का। ठीक, बात कैसे ब्रेक लगता है तब हम आगे झुक जाते हैं, बिल्कुल ये भी उसी चीज़ का हिस्सा है। ठीक है, तो बात करते हैं सबसे पहले कि सर फोर्स चीज़ क्या है। ठीक है, पहले बात करते हैं फोर्स के बारे में। चलिए हम बात कर रहे हैं फोर्स के बारे में। फोर्स क्या है, एक एक्सटर्नल फॉर्म है इन द फॉर्म ऑफ पुश एंड पुल, एक्सटर्नल एक्ट, एक्सटर्नल इफेक्ट इन द फॉर्म ऑफ पुश एंड पुल। मतलब किसी भी आप ऑब्जेक्ट को पुश या पुल करोगे उसके इफेक्ट में आपने कुछ एक्सटर्नल सोर्स उसको दिया है। ठीक है, अब वो जो फोर्स है वो नेचर में क्या क्या चेंजेस ला सकता है। अगर एक शॉर्ट में मैं आपको डेफिनेशन दूं इसकी, तो देखिए क्या बोल रहे हैं,
force is an external act in the form of push and pull, which changes or tries to change the स्टेट ऑफ मोशन। कि कोई ऑब्जेक्ट है उसका कुछ स्टेट ऑफ मोशन होगा। स्टेट ऑफ मोशन मतलब क्या है कि वो उसका जो मोशन है उसकी कंडीशन क्या है, किस सिचुएशन में है वो हो सकता है कि सिस्टम हमारे पास एक रेस्ट पे बैठा हुआ हो चुपचाप आराम से, ठीक है। सेकंड क्या हो सकता है कि वो यूनिफॉर्म स्पीड से मूव कर रहा हो, सो यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव कर रहा हो। यूनिफॉर्म वेलोसिटी मतलब कि सर डायरेक्शन और वैल्यू दोनों ही कांस्टेंट है, ठीक है। ये उसकी स्टेट ऑफ मोशन हो सकती है, ठीक है, बिना किसी फोर्स के, बिना किसी फोर्स के। जब सिस्टम पे कोई फोर्स ना हो तो उसके पास ये दो चीजें हो सकती हैं। अब जब आप उस ऑब्जेक्ट पे कोई फोर्स अप्लाई कर रहे हो तो फोर्स लगाने से होगा क्या कि सर उसका जो स्टेट ऑफ मोशन है ना वो चेंज करने की कोशिश कर रहे हो या चेंज कर दे रहे हो। सर कोशिश मतलब आप दीवार को धक्का दो, दीवार को पुश करो, लेकिन क्या होगा, दीवार हिलेगी नहीं, सही बात है, लेकिन आपने दम तो लगाया, आपने उस पर फोर्स तो किया, लेकिन हुआ क्या, आपने सिर्फ ट्राई किया, लेकिन उस पर इफेक्ट नहीं आया, लेकिन आपने ट्राई किया, ठीक है। तो ऐसे एक्सटर्नल एक्ट इन द फॉर्म ऑफ पुश एंड पुल, जहां आप ऑब्जेक्ट के मोशन को चेंज कर रहे हो या चेंज करने की कोशिश कर रहे हो, ठीक है। अगर मैं इसमें एक टर्म और ऐड कर दूं, ठीक है, साथ में स्टेट ऑफ मोशन एंड शेप ऑफ द ऑब्जेक्ट, शेप ऑफ द ऑब्जेक्ट मतलब कि आपके फोर्स से उस ऑब्जेक्ट की शेप भी चेंज हो सकती है। फोर्स लगाओ तो हो सकता है कि बॉडी डिफॉर्म हो जाए, ठीक है, पॉसिबल है ना कि मान लो मैंने किसी ऑब्जेक्ट को पुश किया, दबाया, तो क्या होगा, उसका शेप ही चेंज हो जाएगा, शेप चेंज हो जाएगा या होने की कोशिश की जाएगी, ठीक है। तो फोर्स ऐसी चीज है जो किसी भी ऑब्जेक्ट के स्टेट ऑफ मोशन को चेंज करता है या उसके शेप को चेंज करता है या करने की कोशिश करता है, ठीक। अब ये तो हमारे पास एक शॉर्ट डेफिनेशन हुई कि सर फोर्स की डेफिनेशन क्या है जो हमारे टेक्स्ट बुक्स में लिखी हुई है। अब सर फोर्स का जो इफेक्ट है किसी भी ऑब्जेक्ट पे क्या आ सकता है। सोचो, अगर कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट पे है, फोर्स लगाया जाए तो उसके पास मोशन आ सकता है, मतलब कि रुके हुए को चला सकते हो, जो चल रहा है उसको रोक सकते हो, जो स्ट्रेट लाइन पे जा रहा है उसकी डायरेक्शन को चेंज किया जा सकता है, ठीक है। कोई ऑब्जेक्ट है उसकी डायमेंशन को चेंज किया जा सकता है कि बाय अप्लाइंग द फोर्स, बाय एक्सटेंडिंग इट, ठीक है। तो किसी भी ऑब्जेक्ट पे फोर्स लगा के आप उसकी डायमेंशन, उसके मोशन को चेंज कर पा रहे हो, ठीक है। तो फोर्स का जो इफेक्ट है, सबसे पहला क्या बोल रहे हैं, प्रोड्यूसेस और ट्राइज टू प्रोड्यूस द मोशन इन अ बॉडी एट रेस्ट। जो बॉडी रेस्ट पे है उस पर फोर्स लगा के उसके मोशन को प्रोवाइड कर सकते हो या कोशिश कर सकते हो। सेकेंड पॉइंट, स्टॉप्स और ट्राइज टू स्टॉप अ मूविंग बॉडी। कोई ऑब्जेक्ट चल रहा है उसको रोकने की कोशिश कर सकते हो। एग्जाम्पल, सर साइकिल में जब आप ब्रेक अप्लाई करते हो, साइकिल चला रहे हो, ब्रेक अप्लाई किया तो स्पीड कम होती है या फिर उसको फाइनली रोक देते हो, ये खाली कहानी। चेंजेस और ट्राई टू चेंज द डायरेक्शन ऑफ द मोशन, फोर्स लगा के किसी ऑब्जेक्ट के मोशन को जो डायरेक्शन है उसको चेंज किया जा सकता है। मानो हम जा रहे हैं बिल्कुल इस तरह से, इस तरह जा रहे हैं, किसी ने मुझे ऐसे धक्का दे दिया तो होगा क्या, इस धक्का देने के जैसे मैं इधर टर्न कर जाऊंगा, करेक्ट। ऐसे जा रहे हैं, यहाँ फोर्स लगा तो इधर घूम जाएंगे, तो फोर्स की वजह से डायरेक्शन भी चेंज किया जा सकता है, ठीक है। चलिए, प्रोड्यूसेस अ चेंज इन द शेप ऑफ द बॉडी, बॉडी के शेप में चेंज कर सकता है, ठीक है। तो आप चाहो तो शॉर्ट में एक डेफिनेशन ये लिखेंगे, उसके बाद उसको डिटेल में समझाने के लिए फोर्स का किसी बॉडी के मोशन पे क्या इफेक्ट आ सकता है वो आप इन 4 पॉइंट्स के थ्रू समझा सकते हो। क्लियर है, चलो अच्छी बात है। अब हम क्या बोल रहे हैं, चलो कि मैं सिर्फ फोर्स की मैं एक डेफिनेशन और देना चाहता हूँ। देखो क्या बोल रहा हूँ, फोर्स की एक डेफिनेशन और दे देता हूँ। हम क्या बोल रहे हैं, बेसिकली फोर्स is an interaction between two, ठीक है, दो ऑब्जेक्ट के बीच में इंटरेक्शन है, जिसमें ये जो 2 ऑब्जेक्ट्स है ना, पहला क्या हो सकते हैं, 2 चार्जेस हो सकते हैं, 2 चार्जेस हो सकते हैं।
सेकंड, टू मासेस हो सकते हैं। थर्ड, टू न्यूक्लियॉन्स हो सकते हैं। टू न्यूक्लियॉन्स हो सकते हैं। न्यूक्लियॉन्स बोले तो सर न्यूक्लियस के अंदर जो अपना न्यूक्लियस होता है उसके अंदर जो पार्टिकल्स होते हैं ना, न्यूट्रॉन प्रोटॉन, उनके बारे में बात कर रहे हैं। ठीक है, तो ये जो दो ऑब्जेक्ट हैं वो मेजरली ये तीन कैटेगरी में आ सकते हैं। अब अगर इंटरेक्शन इनके बीच में हो, अगर इंटरेक्शन दो चार्जेस के बीच में हो, तो वो जो फोर्स बनेगा ना, वो बनेगा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। अगर इंटरेक्शन दो मासेस के बीच में हो तो उसको आप क्या बोलोगे? ग्रेविटेशनल फोर्स। ग्रेविटेशनल फोर्स। ठीक, और अगर इंटरेक्शन दो न्यूक्लियस के बीच में हो तो उसको बोलते हो न्यूक्लियर फोर्स। न्यूक्लियर फोर्स। अब रेंज के बेसिस पर आप इसको दो कैटेगरी में डिवाइड करते हो। एक होता है स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर, ठीक, और एक होता है वीक न्यूक्लियर। ठीक, तो कुल मिला के नेचर में ये चार फंडामेंटल फोर्स हैं। इन चार के अलावा कोई पांचवा फोर्स एग्जिस्ट करता ही नहीं है। नेचर में आप जितने भी फोर्स पढ़ोगे, जितने भी, हमारा टेंशन फोर्स हो गया, फ्रिक्शन फोर्स हो गया, नॉर्मल फोर्स हो गया, ग्रेविटी फोर्स हो गया, बायोंसी फोर्स हो गया, हर टाइप का जो भी आप फोर्स पढ़ोगे ना, सब के सब मेजरली इन चार कैटेगरीज के अंदर ही हैं। सर चार कैटेगरी कौन सी? स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर, वीक न्यूक्लियर, ग्रेविटेशनल, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक। ये चार ही फोर्स हैं। इन चार के अलावा कोई पांचवा फोर्स एग्जिस्ट करता ही नहीं। लेकिन सर हमने तो दूसरा नाम भी सुना है, हमने टेंशन सुना है, फ्रिक्शन सुना है, बहुत सारे फोर्स सुना है, प्रेशर फोर्स सुना है, वो सब के सब इसी में आते हैं। वो सब के सब इन्हीं कैटेगरीज में आते हैं। और मोस्टली जो उनका पार्ट है ना, वो ये वाला फोर्स है। सबसे ज़्यादा मेजर कैटेगरी इसी की आती है। इसी में आपके मैक्सिमम फोर्स लाई करते हैं। ठीक है, ग्रेविटेशन का आप अलग से एक चैप्टर पढ़ोगे। ठीक है, न्यूक्लियर के बारे में आप आगे देखोगे। ठीक है, बाकी मेजरली जो हम फिलहाल बात करेंगे सिर्फ फोर्स के बारे में कि चार फंडामेंटल फोर्सेज होते हैं। अब सर इनमें से कौन सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है, कौन सबसे ज़्यादा वीक होता है? ठीक है, तो उसके लिए क्या होता है, डिपेंड करता है कि इनके जो पार्टिकल्स है, ये जो दो चार्ज है, दो मास है, दो न्यूक्लियॉन्स है, इनके बीच में सेपरेशन कितना है, इनके बीच में सेपरेशन कितना है, और उस सेपरेशन के बेस पर इन फोर्सेस का नेचर डिसाइड होता है कि कौन कितना स्ट्रॉन्ग बनेगा। ठीक है, बाकी अगर एक जनरल बात किया जाए, एक जनरल बात की जाए, तो सबसे स्ट्रॉन्ग जो फोर्स हमारे पास होता है ना, वो ये वाला आता है, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर। फर्स्ट नंबर पे यही आता है, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर सबसे फर्स्ट नंबर पे आता है। सेकंड नंबर पे मेरे पास आता है हमारा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। थर्ड नंबर पे मेरे पास आएगा वीक न्यूक्लियर, और फोर्थ नंबर पे आता है हमारा ग्रेविटेशनल फोर्स। सर ग्रेविटेशन सबसे लास्ट में क्यों है? सर ये तो हमें रोक के रखा हुआ है, ज़मीन पे टिके हुए हैं, ग्रेविटी की वजह से है। बिल्कुल सही बात है, लेकिन क्या है, इसका जो मैग्नीट्यूड है इनके कंपेरिजन बहुत ना के बराबर होता है। ज़रा सोचो, अर्थ जिसका मास इतना ज़्यादा है, इतनी बड़ी ऑब्जेक्ट है ना, और इनके बीच में और हमारे बीच में एक ग्रेविटी फोर्स लग रहा है, लेकिन उसके बावजूद आप जंप कर पाते हो। अब अगर फोर्स इतना ज़्यादा होता तो तरीके से तो आप यहाँ से हिलने भी नहीं चाहिए थे, इतना स्ट्रॉन्ग फोर्स होता तो। ठीक है, कभी आपने मूवीज़ वगैरह में देखा होगा कि स्ट्रॉन्ग ग्रेविटी होती है, आदमी जमीन पे चिपक जाता है, मूव नहीं कर पाता है। ठीक है, तो ग्रेविटी हमारे यहाँ इतनी स्ट्रॉन्ग है नहीं, अच्छी है, सफिशिएंट है, लेकिन इनके कंपैरिजन में वीक है। तो सबसे स्ट्रॉन्ग फोर्स कौन सा? स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर। सेकंड आपका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, थर्ड वीक न्यूक्लियर फोर्स, और फोर्थ नंबर पे कौन आएगा हमारे पास? ग्रेविटेशनल फोर्स। इनकी रेंज की बात कर ले, किस रेंज में कौन सा फोर्स ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगा उसकी बात कर देते हैं। ठीक है, तो हमारे पास एक टेबुलर फॉर्म में हमने दिखाया हुआ है कि कौन सा फोर्स कितना स्ट्रॉन्ग होता है। अब याद रखने की चीज़ क्या है हमारे पास, अब देखो, जब भी आप कोई फोर्स डिफाइन कर रहे हो, हमने टर्म डिफाइन किया रिलेटिव स्ट्रेंथ, मतलब किसी एक के रेस्पेक्ट में बाकी को कंपेयर किया जा रहा है, किसी एक के रेस्पेक्ट में बाकी को कंपेयर कर रहा है। तो मैंने रेफरेंस किसको लिया है? ग्रेविटेशनल फोर्स को। हमने ग्रेविटेशनल फोर्स को ले लिया रेफरेंस कि सर इसकी वैल्यू हमने एक मान ली। अब इसके रेस्पेक्ट में बाकी फोर्सेस का कितना नेचर रहेगा, क्योंकि मेरे पास सबसे वीक यही था, मैं बात कर रहा हूँ कि इसके कंपेरिजन में बाकी फोर्स कितने स्ट्रॉन्ग है। ठीक, अपने पास बात करें स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर की, 10⁻39 टाइम्स, ये 1 था तो 10⁻39 टाइम्स स्ट्रॉन्गर है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक 10⁻36,
10⁻25, ये इनकी रिलेटिव स्ट्रेंथ है कंपेयर टू ग्रेविटेशनल फोर्स। रेंज की बात की थी हमने सर, किस रेंज में कौन ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगा। जो स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर होते हैं वो 10⁻15 मीटर रेंज में बहुत स्ट्रॉन्ग होते हैं। फिर सिंपली बोले इनको 1 फर्मी मीटर, 1 फर्मी मीटर। फर्मी मीटर जो होती है वो भी यूनिट होती है, लेंथ की ही होती है। फर्मी मतलब 10⁻15 मीटर होता है, ठीक। सेकंड बात कर रहा हूँ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इनफाइनाइट रेंज है। चार्ज कितने भी दूर हो, फोर्स हमेशा प्रेजेंट रहेगा, ठीक है। हो सकता है कि डिस्टेंस के साथ फोर्स आपका थोड़ा कम ज़्यादा हो जाए, लेकिन प्रेजेंट हमेशा रहेगा। वीक न्यूक्लियर फोर्स, इसकी 10⁻10 मीटर, उससे रेंज ज़्यादा है, वो कम डिस्टेंस में तो स्ट्रॉन्ग था, डिस्टेंस बढ़ते ही इसकी वैल्यू थोड़ी सी कम हो गई, इसलिए ये थर्ड प्लेस पे आ गया, ठीक। बात करें ग्रेविटेशन, ये हर जगह है, क्योंकि हमारे स्पेस में बहुत सारे प्लेनेट है, बहुत सारे प्लेनेट है, सभी का आपस में कुछ ना कुछ ग्रेविटेशन अट्रैक्शन फोर्स है, ठीक है। लेकिन इतना सफिशिएंट नहीं होता कि वो सबको अपनी तरफ पुल कर पाए, ठीक है। तो एक हमने एक ब्रीफ व्यू लिया है कि आपके जो फोर्सेज होता हैं वो यहाँ पे कैसे रहेंगे, ठीक है। चलो, 4 फंडामेंटल फोर्स हो गए, चारों की स्ट्रेंथ देख लिया। नेचर में इनके अलावा 5 फोर्स एग्जिस्ट नहीं करता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ाया जाए। चलो, क्या बात कर रहे हैं हम, एग्जाम्पल ऑफ द फोर्सेस। फोर्स ऑन द फुटबॉल, ठीक है। जब आप फुटबॉल खेल रहे हो, किसी बॉल को किक मार रहे हो, किक मारने से हुआ क्या है, इनडायरेक्टली आपने अपने पैर से उस बॉल को फोर्स दिया है, होता ना, बॉल को किक में मारा। क्रिकेट खेल रहे हो, बैट से आपने बॉल को मारा। बैडमिंटन खेल रहे हो, उससे मारा, ठीक है। मम्मी ने थप्पड़ मारा तो वो भी एक फोर्स था। तो हर टाइप के फोर्स होते हैं यहाँ पे, ठीक है। अगला क्या है, व्हेन अ वेट लिफ्टर लिफ्ट द वेट, जब वेट लिफ्टर किसी ऑब्जेक्ट को उठा रहा है, उठा के बिल्कुल यहाँ पे लेके आता है, उसके लिए भी उसको फोर्स अप्लाई करना पड़ता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, अब बात कर रहे हैं कि सर इंपॉर्टेंस क्या है अपने पास लॉज ऑफ मोशन की, लॉज ऑफ मोशन चीज़ क्या होते हैं। तो उनकी एक ब्रीफ समरी बात करने वाले हैं कि सर आप आगे वाले चैप्टर में क्या बात करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहला पॉइंट क्या है हमारे पास कि जो फर्स्ट पॉइंट है, एन ऑब्जेक्ट विल चेंज इट्स मोशन ओनली व्हेन अ फोर्स इज एक्सटर्नल ऑन इट, ठीक है। अब देखो, इसकी भी एक लंबी कहानी है। पहले एक साइंटिस्ट हुआ करते थे अरिस्टोटल, उन्होंने क्या बोला कि किसी भी ऑब्जेक्ट को मोशन में बनाए रखने के लिए, मोशन में बनाए रखने के लिए एक एक्सटर्नल फोर्स की रिक्वायरमेंट होती है। क्यों? क्योंकि उन्होंने क्या देखा कि जब भी मैं किसी ऑब्जेक्ट को थ्रो कर रहा हूं तो वो अपने आप रुक जा रहा है, वो अपने आप रुक जा रहा है। लेकिन अब उसने सोचा कि यार ये तो रुक जा रहा है, रुक गया तो मतलब कि इसको चलाने के लिए, इसको मोशन में रखने के लिए कोई ना कोई फोर्स अप्लाई करना पड़ेगा। सही बात है। अब उसको ऐसा क्यों लगा? क्योंकि जब उन्होंने ये चीज़ देखी थी उस टाइम पे फ्रिक्शन की डिस्कवरी नहीं हुई थी। तो उनके अकॉर्डिंग क्या था, उन्होंने रोल किया, मोशन रुक गया। रुक गया मतलब कि कोई ना कोई फोर्स चाहिए मोशन को बनाए रखने के लिए। ये कहानी थी अरिस्टोटल की। लेकिन हुआ क्या, बाद में जब फ्रिक्शन की डिस्कवरी हुई उनकी ये थ्योरी गलत प्रूफ हो गई, ठीक। फिर बाद में हमारे पास गैलीलियो आए, न्यूटन आए, उन्होंने ये सारी कुछ चीज़ों को एक्सप्लेन किया। इनके अकॉर्डिंग क्या था कि एन ऑब्जेक्ट विल चेंज इट्स मोशन ओनली व्हेन अ फोर्स इज एक्सटर्नल एक्ट ऑन इट, ठीक है। कोई एक्सटर्नल फोर्स उस पर लग रहा हो तभी वो मोशन में रह सकता है। व्हेन एक्सटर्नल फोर्स ऑन इट, ठीक है। तो क्या बोल रहे हैं कि ऑब्जेक्ट को मोशन में बनाए रखने के लिए, मतलब कि इसका कहने मतलब क्या है, किसी ऑब्जेक्ट को मोशन प्रोवाइड किया गया। अब जब तक उस पर कोई फोर्स नहीं लगा दिया जाए वो मोशन में चेंजेस नहीं आएंगे, वो हमेशा उसी स्टेट पर हमेशा बना रहेगा। अगर वो रेस्ट पे है तो रेस्ट पे बना रहेगा, मोशन में है तो मोशन में बना रहेगा विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी, ठीक है। कोई भी चेंज नहीं आएगा जब तक कोई फोर्स उस पर ना आ जाए। फोर्स लगाओगे तो चेंजेस आएंगे। सिंपल अपनी लैंग्वेज में बताऊं तो क्या होता है, सिंपल सा आलसीपना। क्या होता है, जब हमें आलस आता है क्या होता है, हम जहाँ बैठे हैं जिस स्टेट में हैं उसी स्टेट में रहना पसंद करते हैं। वही हालत इन ऑब्जेक्ट की भी होती है कि सर हम जब तक हमारे ऊपर कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं आएगा ना, हम यहाँ से नहीं हिलेंगे, हम चुपचाप बैठे रहेंगे। तो होगा क्या कि जब तक कोई फोर्स नहीं आएगा, हमारी स्टेट अगर रेस्ट है तो रेस्ट बनी रहेगी। कि सर इसका मतलब तो ये है कि सर अगर नेचर में फ्रिक्शन नहीं होता, क्योंकि वो एक एक्सटर्नल फोर्स है, अगर नेचर में फ्रिक्शन नहीं होता, साइकिल पे एक बार पेडल मारो या फिर एक बार स्लाइड करना स्टार्ट कर दो, जिंदगी भर स्लाइड करते रहो, क्योंकि रोकने वाला कोई है ही नहीं। हमने ये बोला ना, किसी भी ऑब्जेक्ट को मोशन को चेंज करने के लिए फोर्स चाहिए। अब हमारा मोशन अपोज कौन करता है, फ्रिक्शन, इसलिए आप रुक जाते हो। अगर फ्रिक्शन नहीं होता, एक बार धक्का दो, जिंदगी भर चलता रहेगा वो, ठीक है। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट।
नेक्स्ट क्या हमारे पास, फोर्स ऑन एन ऑब्जेक्ट इज इक्विवेलेंट टू द इट्स मास एंड एक्सेलरेशन। ठीक है, हम क्या बोल रहे हैं कि सर किसी ऑब्जेक्ट को, किसी भी ऑब्जेक्ट पे जो फोर्स लग रहा है, टोटल फोर्स, ठीक है, टोटल फोर्स क्या होगा, उस ऑब्जेक्ट के मास और उस ऑब्जेक्ट का जो एक्सेलरेशन है इनके मल्टीप्लिकेशन के बराबर आएगा। सर कैसे आएगा, वही बात की जाएगी। बट फिलहाल के सिर्फ इतना समझो, किसी भी ऑब्जेक्ट पे जब कोई फोर्स आता है तो उसकी वजह से कुछ एक्सेलरेशन आता है, तो उनमें जो रिलेशन निकल के आता है क्या होता है, फोर्स इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। तो शॉर्ट में बताया जाए, इसका कहना मतलब सिर्फ इतना है, सिर्फ इतनी कहानी है सेकंड लॉ ऑफ मोशन की। ठीक है, लेकिन ये भी सिर्फ आधी कहानी, पूरी नहीं है, पूरी कहानी पढ़ेंगे। ठीक है, थर्ड क्या है, फॉर एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन, इक्वल और अपोजिट रिएक्शन। सब कहने का मतलब क्या होता है, देखो इसके कहने का मतलब क्या है कि नेचर में कोई भी फोर्स सिंगल प्रेजेंट नहीं होता। किसी भी ऑब्जेक्ट पे या फिर किसी भी सिस्टम पे जब कोई फोर्स आता है ना, वो अकेला नहीं आता, वो हमेशा ग्रुप में आता है, एक पेयर बना के आता है, एक जोड़े में आता है। ठीक है, कैसे सर, ये बताओ, बचपन में सभी ने अपने घर में मार खाई है, क्या होता है जब मम्मी मारती है तो क्या होता है, वो जो गाल पे हाथ लगता है ना, तो फोर्स ये इस पे लगा रहा होता है और ये इस पे लगा रहा होता है। क्रिकेट खेलते हो, जब बैट से शॉट मारते हो तो बॉल तो दूर जाती है और कई बार बैट भी टूट जाता है, होता ना, क्यों होता है, क्योंकि जितना फोर्स बैट ने बॉल पे अप्लाई किया है ना, उतना ही फोर्स बॉल बैट पे अप्लाई कर रहा होता है। सेम तरीके से जितना फोर्स मम्मी के हाथ ने आपके गाल पे लगाया ना, उतना ही फोर्स आपके गाल ने मम्मी के हाथ पे भी लगाया। बस फर्क क्या होता है, हाथ थोड़ा कड़क होता है, ये थोड़ा सॉफ्ट होता है, थोड़ा दर्द यहाँ ज़्यादा होता है, यहाँ थोड़ा कम होता है, वरना दर्द फोर्स दोनों पे बराबर ही आया था। तो इसके कहने मतलब क्या कि जब कभी एक ऑब्जेक्ट दूसरे ऑब्जेक्ट पे कोई फोर्स अप्लाई करता है तो उतना ही फोर्स सेकेंड ऑब्जेक्ट फर्स्ट वाले पे अप्लाई कर रहा होता है, लेकिन अपोजिट डायरेक्शन में, सेम वैल्यू के साथ अपोजिट डायरेक्शन में उसी ऑब्जेक्ट पर। समझ रहे हो, इसने इस पे ताली बजाओ, क्या होता है, दोनों हाथों में फील होती है, तो जितना फोर्स इसने इस ऑब्जेक्ट पे लगाया है उतना ही फोर्स इस ऑब्जेक्ट ने इस पे भी लगाया होगा। तो यही रूल है आपका एक्शन रिएक्शन का रूल, थर्ड लॉ ऑफ मोशन। ठीक है, तो इनके बारे में अच्छे से डिटेल में बात करने वाले हैं, बट फिलहाल के लिए इतनी स्टोरी के लिए काफी है। ठीक है, तो ये हमने एक बेसिक बात की कि फोर्स चीज क्या होती है, उनके लॉज ऑफ मोशन में क्या क्या पढ़ने वाले हो। ठीक है, तो आगे की कहानी पढ़ेंगे हम नेक्स्ट लेक्चर में। सो आई होप यू डिड फॉलो द लेक्चर, सी यू इन द नेक्स्ट वन, ऑल द बेस्ट।